Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. फ्रेंड्स टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के जो एस्पायरेंट्स हैं जो कि अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए उनके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स का हमारा सीरीज चल रहा है जो कि पार्ट 17 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 16 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वह वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इनमें से मिलने वाले हैं। पार्ट 17 रिलेटेड टू लिटरेरी मूवमेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेरी मूवमेंट से क्वेश्चंस हैं और समय बचाने के लिए हमने वन लाइनर क्वेश्चन रखना उचित समझा, जिससे कि आपका समय खराब ना हो। मेहनत करते रहिए, दूसरों की भी हेल्प करिए, दूसरों को शेयर किया करें वीडियो को, क्योंकि आपके मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा। जब आप दूसरे को सहयोग करेंगे तो आपके मित्र भी आपके बारे में सोचेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जानते हैं, आपके मित्र नहीं जानते उस चीज़ के लिए तो उन तक पहुंच जाएगी। अगर वो कुछ चीज़ जानते हैं तो आप तक आएगा। सभी एक दूसरे का सहयोग ही, भगवान श्री राम ने भी सहयोग लिया था, जो कि अवतारी माने जाते हैं, विष्णु भगवान के अवतार थे। उन्होंने भी सहयोग लिया था अपने सफलता के लिए, विजय के लिए। तो उसी तरह से आपको भी सहयोग लेने और देने में हिचक नहीं करनी चाहिए फ्रेंड। तो शेयर अवश्य किया करें वीडियो को, और आपसे निवेदन मैं बार बार कर रहा हूँ कि कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो कैसा लगा। दो शब्द लिखने में आपका कुछ नहीं जा रहा है तो प्लीज़ आई वेरी रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ कमेंट। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 17। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वेयर डिड टी.एस. एलियट स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड। टी.एस. एलियट ने अपना बचपन अधिकांश कहाँ पर बिताया था? तो एस.टी. लुइस में उन्होंने अपना, या सेंट लुइस कहना चाहिए, एस.टी. सेंट लुइस में उन्होंने अपना बचपन ज़्यादा बिताया था। हाउ ओल्ड वाज रूपर्ट ब्रूक एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु के समय उनकी उम्र पूछी गई है, कितने उम्र के थे? तो 28 ईयर्स ओल्ड। इन व्हाट फॉर्म डिड डायलिन थॉमस अंडर मिल्कवुड फर्स्ट बिकम नॉन। तो डायलिन थॉमस का एक लेख है अंडर मिल्कवुड फर्स्ट बिकम नॉन। सबसे पहले कब ये, कहाँ, किस तरह से, किस रूप में प्रसिद्ध हुआ, कैसे जाना गया? तो इसका जो आंसर है ये रेडियो प्ले, क्या माना गया, रेडियो नाटक के रूप में इसने प्रसिद्धि पाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मैगजीन कंटेम्पोररी पोइट्री एंड प्रोज वाज इंस्पायर्ड बाय व्हिच एग्जीबिशन। देखिए मैगजीन का नाम दिया है कंटेम्पोररी पोइट्री एंड प्रोज, ये मैगजीन थी। वाज इंस्पायर्ड बाय व्हिच एग्जीबिशन, किस प्रदर्शनी से ये प्रेरित थी? तो ये फ्रेंड्स द स्वरलिस्ट एग्जीबिशन, या ऐसे हिंदी में कहेंगे तो यथार्थवादी प्रदर्शनी से ये प्रेरित थी। 5th नंबर है, व्हाई डिड पोइट्री क्वार्टरली सीज पब्लिकेशन इन 1953। पोइट्री क्वार्टरली पूछा गया है कि 1953 में पोइट्री क्वार्टरली का प्रकाशन क्यों बंद कर दिया गया था, या क्यों बंद हो गया था? तो क्या कारण था इसका बंद होने का? ऑनर कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड, कारण था जो उसका ऑनर था, मालिक था, वो धोखाधड़ी का दोषी पाया गया था, इसलिए इसको क्लोज कर दिया था या बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, अल्डस हक्सले was a poet but was better known as what। पूछ रहा है कि एल्डस हक्सले एक कवि थे, लेकिन उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें नोवेलिस्ट के नाम से जाना जाता था, उपन्यासकार के नाम से उन्हें जाना था, जबकि वह एक कवि थे। Which literary movement emphasized emotion, nature and individualism।
पूछा गया कि कौन सा लिटरेरी मूवमेंट था जिसने साधारण जीवन और लोगों के चित्रण पर ध्यान केंद्रित किया था। तो वह कौन सा था? सॉरी, 7th नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। पूछा गया था विच लिटरेरी मूवमेंट एम्फेसाइज्ड इमोशन, नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म। मतलब किस लिटरेरी मूवमेंट ने भावना, प्रकृति और व्यक्तिवाद पर जोर दिया था? तो ये था फ्रेंड्स रोमांटिसिज्म, मतलब रोमांटिकतावाद। इसमें इमोशन पर, नेचर पर और इंडिविजुअल व्यक्तिवाद पर ज़्यादा जोर दिया गया था। रोमांटिसिज्म मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 8 है विच लिटरेरी मूवमेंट फोकस्ड ऑन द पोर्ट्रायल ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ एंड पीपल। कौन सा लिटरेरी मूवमेंट ऐसा हुआ है जिसने साधारण व्यक्ति और लोगों के चित्रण पर ध्यान केंद्रित किया था? तो ये रियलिज्म था, यथार्थवाद था, जिसने जो हमारा ज़्यादा फोकस किया था किस पे? ऑन द पोर्ट्रेल ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, एक सामान्य लोगों के जीवन, एंड पीपल और लोगों के। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर द लॉस्ट जनरेशन रेफर्स टू राइटर्स हु लिव्ड थ्रू एंड वर अफेक्टेड बाय विच इवेंट। द लॉस्ट जनरेशन लेखकों को संदर्भित करता है, उनके बारे में बताता है जो किस घटना से गुजरे और प्रभावित करते हैं। तो ये किस घटना से गुजरे थे ये लोग? तो वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो लॉस्ट जनरेशन उसको रेफर्स करता है, इंगित करता है कि जो कि उन्हें इस तरह से प्रभावित होना पड़ा, किस घटनाओं का सामना करना पड़ा, तो वो थे वर्ल्ड वार फर्स्ट के द्वारा उन्हें काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ, उनका जीवन प्रभावित हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है विच लिटरेरी मूवमेंट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंटेड विद लैंग्वेज एंड फॉर्म। कौन सा ऐसा साहित्यिक आंदोलन हुआ है जिसने पारंपरिक रूपों को खारिज कर दिया और भाषा और रूप के साथ प्रयोग किया गया था? तो ये था मॉडर्निज्म, मतलब क्या है? आधुनिकतावाद। इसने क्या किया कि जो पारंपरिक रूप को खारिज कर दिया और इसने किसको कहा? भाषा और रूप के साथ इसने यूज किया, मतलब रिजेक्टेड ट्रेडिशनल, जो चली आ रही परंपरा को इसने रिजेक्ट कर दिया। एक्सपेरिमेंटेड मतलब प्रयोग किया, विद लैंग्वेज एंड फॉर्म मतलब भाषा और रूप का इसने प्रयोग किया। वो कौन सा है हमारा मूवमेंट? वो है मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद। इसमें सभी चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। 11 नंबर है हु रोट टू किल अ मॉकिंगबर्ड, a novel that addresses racial injustice in the American South. To kill a mockingbird, mockingbird एक क्या है? एक नॉवेल है जो कि अमेरिकी दक्षिण में नस्लीय अन्याय को संबोधित करता है, एड्रेस करता है। तो वो किसने लिखा था? वो लिखा था हार्पर ली ने। किसने लिखा था फ्रेंड्स? हार्पर ली ने इसको राइट किया था। कौन सा था? टू किल ए मॉकिंगबर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश दोनों में ही पूछे जाते हैं और इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसा हमारा मानना है। 12th नंबर क्वेश्चन है द हार्लेम रेनेसांस वाज अ लिटरेरी मूवमेंट प्राइमरली इन्वॉल्विंग विच ग्रुप ऑफ पीपल। जो हार्लेम पुनर्जागरण था एक साहित्यिक मूवमेंट था जिसमें मुख्य रूप से किस समूह के लोग शामिल थे? तो हार्लेम पुनर्जागरण युग था, वो लिटरेरी मूवमेंट था, साहित्यिक मूवमेंट था और मुख्य रूप से कौन से ग्रुप के लोग इसमें शामिल थे? तो इसमें फ्रेंड्स अफ्रीकन अमेरिकन्स लोग इसमें शामिल थे। अफ्रीकन भी थे, अफ्रीकी, अफ्रीकन अर्थ में अफ्रीकी और अमेरिकी दोनों ही ग्रुप इसमें शामिल हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स हु इज नोन फॉर हिज एपिक पोयम पैराडाइज लॉस्ट। इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा? पैराडाइज लॉस्ट के बारे में अपनी जो एपिक पोयम है, उनकी महाकाव्य है, तो ये कौन जाना जाता है? जॉन मिल्टन को इसके रूप में जाना जाता है। मतलब ये रचना किसकी है? जॉन मिल्टन की है।
Which literary movement emerged as a reaction against the Industrial Revolution and emphasized emotion and imagination? पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा साहित्यिक आंदोलन हुआ था जिसने औद्योगिक क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उभरा और भावना और कल्पना पर ज्यादा जोर दिया था। मतलब रिएक्शन अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रिएक्शन किया था, एंड एम्फेसाइज जोर दिया था इमोशंस एंड इमेजिनेशन, मतलब भावनाओं पर और कल्पना पर ज्यादा जोर दिया था। तो वो हमारा कौन सा मूवमेंट रहा है? रोमांटिसिज्म रहा है फ्रेंड्स। कौन सा रहा है? रोमांटिसिज्म रहा है। इसने भावनाओं को और कल्पनाओं को ज्यादा बढ़ाया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। हु रोड द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव, मैरिज एंड सोशल क्लास? पूछा गया है कि प्रेम, विवाह और सामाजिक वर्ग के विषयों की खोज करते हुए प्राइड एंड प्रेजुडाइस उपन्यास किसने लिखा था? ये इसने किस पर जोर दिया है? एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव, मैरिज एंड सोशल क्लास। प्रेम पर, मैरिज पर, सोशल क्लास पर। तो जॉन ऑस्टिन ने इस नॉवल को लिखा है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ओके, राइट। 16 नंबर फ्रेंड्स देखेंगे, विच लिटरेरी मूवमेंट फोकस्ड ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सबकॉन्शियसनेस, माइंड एंड ड्रीम्स? पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा साहित्यिक आंदोलन हुआ था जिसने अवचेतन मन और सपनों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया था। अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड एंड ड्रीम्स, और सपनों पर ज्यादा फोकस किया था। तो ये क्या था? सोरेलिज्म। कौन सा था? अति यथार्थवाद। जिन्होंने किस पर? सपनों में और अवचेतन मन पर ज्यादा फोकस किया था फ्रेंड्स। 17 नंबर है, हु इज नोन फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोइम्स टाइटल्ड लीव्स ऑफ ग्रास? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो लीव्स ऑफ ग्रास एक कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पोइम्स है, एक कलेक्शन है। ये किसने लिखा है? इन कविताओं का संग्रह के लिए कौन जाना जाता है? तो ये श्रीमान वाल्ट विटमैन जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? वाल्ट विटमैन। 18 नंबर क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, द बीट जनरेशन राइटर्स रिविल्ड अगेंस्ट विच एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी? तो बीट जनरेशन लेखक थे, उन्होंने समाज के किन पहलुओं के खिलाफ विद्रोह किया था? ये पूछा गया है। जो बीट जनरेशन राइटर्स, आप गूगल में टाइप करेंगे तो निकल जाएंगे कौन कौन बीट जनरेशन राइटर्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। रिवेल्ड, विद्रोह किया था अगेंस्ट विच एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज के किस पहलू पर, किस बिंदु पर उन्होंने, किसको देख करके बीट राइटर्स ने मतलब जो है क्या किया था? विद्रोह किया था। आप जानते हैं कि देखिए, एक तो लड़ने मरने से भी लोग विद्रोह का मानते हैं कि विद्रोह कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जो ब्रॉड माइंडेड लोग कह सकते हैं, अर्थात लेखक कवि, वो लोग क्या करते हैं? अपने लेख से विद्रोह करते हैं। और आप जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा धरना कुछ समय के लिए दिखाई देता है, लेकिन जो लेखनीय होता है, लिखा हुआ चीज होती है, उसका विद्रोह ज्यादा जटिल माना जाता है। तो वो कौन थे? कंज्यूमरिज्म एंड कन्फॉर्मिटी। कौन लोग हुआ करते थे, किनके खिलाफ इन्होंने किया था? तो किया था कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म एंड कन्फॉर्मिटी। थोड़ा बोलने में सहज हो रहा। उपभोक्तावाद, कंज्यूमर जो होते हैं, और अनुरूपता, इसके विरुद्ध उन्होंने, जो बीट राइटर से, उन्होंने विद्रोह किया था। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड? तो जरूर लिखा करें कमेंट में कि हाँ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, या कुछ सुधार की बातें हों। जैसे किसी एस्पायरेंट ने लिखा था कि सर थोड़ा इसका हिंदी बता दिया करें, तो हमने तब से अपने आप को चेंज किया, तो हिंदी हम बताना शुरू कर दिए, जिससे हो सकता है आपका भला हो रहा हो। हमें वही करना है जो आपका भला हो। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे फ्रेंड्स, और आपका सिलेक्शन दिलाकर छोड़ेंगे, ये निश्चिंत रहिए। बिल्कुल वीडियो, हर तरह की वीडियो आप आएंगे हैं। नेक्स्ट नंबर है 19 नंबर देखेंगे, हु रोड द नॉवेल 1984 पोर्ट्रेइंग ए डिस्टोपियन सोसाइटी अंडर
टोटे टोटलिटेरियन रूल। पूछ रहा है कि अधिनायकवादी शासन के तहत डायस्टोपियन समाज को चित्रित करते हुए 1984 उपन्यास किसने लिखा था? मतलब अधिनायकवादी सोसाइटी के रूल से गवर्नमेंट के खिलाफ जो है 1984 नाम से एक नॉवल लिखा गया था। तो किसने लिखा था? जॉर्ज ऑरवेल ने इसको लिखा था फ्रेंड्स। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच लिटरेरी मूवमेंट फोकस्ड ऑन कैप्चरिंग द इसेंस ऑफ डेली लाइफ थ्रू डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ है जिसने विस्तृत अवलोकन के माध्यम से दैनिक जीवन के सार को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया था। इसेंस ऑफ डेली लाइफ, दैनिक जीवन के सार को कैप्चरिंग करने पर ध्यान केंद्रित किया था। तो रियलिज्म अर्थात यथार्थवाद ऐसा आंदोलन हुआ है जिसने जो है आपके दैनिक जीवन के सार को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया था। जीवन में देखिए, जीवन का रियलिज्म यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इज एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किस लिटरेरी मूवमेंट से संबंधित है? ये पूछा गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब चेतना की धारा किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़ा है? तो ये मॉडर्निज्म से जुड़ा है फ्रेंड्स, आधुनिकतावाद से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु रोड द नॉवेल द कैचर इन द राय featuring a teenage protagonist struggling with adolescence and societal expectations। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22, द कैप्चर इन द राय उपन्यास किसने लिखा है जिसमें किशोरावस्था और सामाजिक अपेक्षाओं से जूझते एक किशोर नायक को दिखाया गया है। मतलब टीन एज प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगलिंग विद एडोलसेंस एंड सोशल एक्सपेक्टेशन, सोशिएटल। तो ये किसने लिखा है फ्रेंड्स? ये लिखा है जेडी सेलिंगर। किसने लिखा है? जेडी सेलिंगर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 23 नंबर देखेंगे, द ट्रांसेंडेंटलिस्ट movement in American literature emphasized the importance of which concept। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि अमेरिकी साहित्य में ट्रांसजेंडरिस्ट आंदोलन किस अवधारणा के महत्व पर जोर देता है? तो ये महत्व पर जोर देता है इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद पर ज्यादा जोर देता है। 24 है, हु इज नोन फॉर हिज एपिक पोएम ब्यूल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला ही एपिक माना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। मतलब जो वुल्फ है आपका अंग्रेजी साहित्य का सबसे पुराना महत्वपूर्ण कृतियों में से एक माना जाता है। तो उसको किसने लिखा है फ्रेंड्स? अब देखिए, इसका आंसर है अननोन ऑथर, मतलब अज्ञात ऑथर ने लिखा है। इसका नाम नहीं दिया गया कि किस ऑथर ने लिखा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना। 25th नंबर है, विच लिटरेरी मूवमेंट एमर्ज्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी एंड फोकस्ड ऑन एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस। 25 क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि कौन सा साहित्यिक आंदोलन ऐसा हुआ जिसने विक्टोरियन समाज की बाधाओं के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उभरा और सौंदर्यवाद और पतन पर केंद्रित था। तो वो था डिकेडेंस। कौन सा था? डिकेडेंस मतलब पतन नाम से मूवमेंट चला था, उसने ये सब प्रतिक्रियाएं की थी। 26 नंबर फ्रेंड्स, हु रोड द नॉवेल वदरिंग हाइट्स, अ टेल ऑफ लव एंड रिवेंज सेट इन द यॉर्कशायर मोर्स। पूछा वदरिंग हाइट्स। 26 नंबर कह रहा है कि वदरिंग हाइट्स उपन्यास किसने लिखा है जिसने यॉर्कशायर मोर में प्रेम और बदले की कहानी है। क्या है? यॉर्कशायर को सेट किया गया था
जंगल में, तो इसमें क्या है, प्रेम की और बदले की कहानी दी हुई है। किसकी दी है फ्रेंड्स? प्रेम की और बदले की कहानी दी है। तो एमिली ब्रोंट ने इसे लिखा है, एमिली ब्रोंटी। द टर्म मैजिकल रियलिज्म इज एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट? मैजिकल रियलिज्म, ये टर्म है मैजिकल रियलिज्म, मतलब जादुई यथार्थवाद, इज एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट, कौन से मूवमेंट से जुड़ा हुआ है? तो पोस्ट मॉडर्निज्म, मतलब उत्तर आधुनिकतावाद से ये जुड़ा हुआ है, ये मैजिकल रियलिज्म। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारे ये 27 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें। बार बार हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, जिससे हमें एहसास होगा कि हाँ, हम सही कार्य कर रहे हैं, आपका भला हो रहा, हम वीडियो बनाते जाएं, आपका भला ना हो तो फिर हमें कैसे पता पड़ेगा फ्रेंड्स? आप देख रहे हैं, ये पता है मुझे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, ईश्वर आपका भला करे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन जरूर होगा आपका फ्रेंड्स।